हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 जिसमें रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया गया था, रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ाया गया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रजिस्टिविटी बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ाया गया था। फिर उसके बाद लेक्चर 2 में पढ़ाया गया आपको पूरा का पूरा कैपेसिटेंस के बारे में। तो आज है लेक्चर नंबर 3 जिसमें कि पूरा का पूरा इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इंडक्टेंस के बारे में। उसमें एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर से रिलेटेड जो इंडक्टेंस है उसके ऊपर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल से की वजह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3, इंडक्टेंस। अब इंडक्टर होता क्या है? इंडक्टर भी एक पैसिव एलिमेंट है जिसको सोर्स की ज़रूरत होती है। ये खुद सोर्स नहीं होता है, ये खुद जनरेट नहीं कर पाता है एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी को स्टोर जरूर करता है। एनर्जी स्टोर होने के बाद ये चार्ज होता है। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर में फ़र्क ये है, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता है, और जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बारे में आगे, इंडक्टेंस के बारे में। जो चार्ज होने के बाद, इंडक्टर चार्ज होने के बाद खुद एज अ करंट सोर्स काम कर सकता है। इंडक्टर क्या ऐसा है इसमें जिसको बर्दाश्त नहीं है चेंज होना? इंडक्टर में करंट का क्वांटिटी को चेंज होना इसको मंजूर नहीं है। इसको अच्छा नहीं लगता कि कोई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस आए। ठीक है, तो ये फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ करंट को, चेंजेस को अब अपोज करता है। जैसे कि रेजिस्टेंस सिंपली फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, ये करंट के क्वांटिटी में जो चेंजेस आता है उसको अपोज करता है। तो चलिए इंडक्टर को देख लेते हैं, एक एक लाइन इसमें देख लेंगे क्या है ताकि इसके डेप्थ में पहुंच पाए। एन इंडक्टर इज अ पैसिव कंपोनेंट, जो कि बार बार बता दिया गया है, लेक्चर 1 से बताया जा रहा है। वन ऑफ द की प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर इज दैट इम्पेड्स और अपोज द चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इम्पेड का मतलब भी रेजिस्टेंस ही होता है, यानी किसी चीज में रुकावट डालना। क्या? When the current across the inductor changes, it either acquire charge or lost the charge. In order to equalize the current passing through it, जब करंट इसमें चेंज होने लगता है, करंट इसके में चेंज होने करता है, या तो फिर ये चार्ज लॉस करेगा या फिर गेन करेगा उस टाइम में। अब देख लेते हैं इंडक्टर को क्या क्या नाम से बुलाया जा सकता है। इंडक्टर को चोक भी बोलते हैं, इंडक्टर को, इंडक्टेंस को रिएक्टेंस, फिर जस्ट कॉइल नाम से भी बुलाते हैं। ये दिखने में कैसा होता है? दिखने में कुछ नहीं होता है, बस इसमें वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग होता है। या तो वाइंडिंग एयर के ऊपर भी किया जा सकता है, उसको बोलते हैं एयर कोड, या फिर किसी आयरन के ऊपर, किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर वाइंडिंग करते हैं तो वो आयरन कोड कहलाएगा। जैसे कि ये, इसको मान लेते हैं ये जो कोर है, अगर ये आयरन का है तो ये आयरन कोड इंडक्टेंस हुआ। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस का इंडक्टर का इमेज है, जिससे आपको पता चल सके कि इंडक्टर फिजिकली ये दिखता कैसा है। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख सकते हैं, बहुत सारा इंडक्टर है जिसको देख के आपको आइडिया लग सके। यहाँ पे खाली वाइंडिंग ही वाइंडिंग आपको दिख रहा है, हर जगह वाइंडिंग। ये इतने सारे जितने भी इंडक्टर हैं सब अलग अलग टाइप्स के इंडक्टर हैं। ये एयर कोड है इंडक्टर है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे इसके अंदर में कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो इसीलिए इसका नाम है एयर कोड, अंदर में कुछ नहीं है। ये आयरन कोर, इसके अंदर ये जो मटेरियल है, ये जो है ये आयरन है। ओके, मटेरियल के अकॉर्डिंग उसका नाम होता है कि उसके अंदर किसके ऊपर, किस मेटल के ऊपर वाइंडिंग किया हुआ है। ओके, अब इंडक्टर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है शेप ऑफ द कॉइल के ऊपर, कॉइल का शेप कैसा है। नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉइल के ऊपर कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, 1 टर्न, 2 टर्न, 50 टर्न, 100 टर्न, कितना टर्न्स है इसमें, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेयर ऑफ द वायर के ऊपर डिपेंड करता है कि यानी वाइंडिंग के ऊपर, वाइंडिंग कितना लेयर चढ़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टर्न्स के बीच में क्या स्पेस दिया हुआ है, टर्न्स के बिटवीन कितने स्पेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो कोर में जो सब्सटेंस यूज किया गया है उसका परमिएबिलिटी का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। साइज ऑफ द कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप के कोर के ऊपर उसका साइज क्या है, किसके ऊपर वाइंडिंग किया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ इंडक्टर होता है हेनरी, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आपका आना तय होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, अलग अलग टाइप के जो इंडक्टर होते हैं, एयर कोर्ड इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर, इन सारे इंडक्टर को अलग अलग सिंबल से दिखाया जाता है। मेनली ये जो है ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ये इस टाइप वाला सिंबल ये एयर कोर इंडक्टर के लिए यूज होता है। अब ये पैरेलल लाइन खींच देते हैं इसी के ऊपर, तो ये सिंबल बन जाएगा आयरन कोर का, ये फेराइट कोर, और ये वेरिएबल इंडक्टर। वेरिएबल इंडक्टर का मतलब जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है, जिसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, वो वेरिएबल इंडक्टर का सिंबल है। ये सिंबल भी किसी एग्जाम के वाइवा में आपको आ सकता है, ठीक है। सिंबल भी इंपॉर्टेंट होता है किसी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फंक्शन ऑफ इंडक्टर, फंक्शन क्या कर सकता है ये। सबसे पहला टू कंट्रोल द सिग्नल, सिग्नल को ये कंट्रोल कैसे करेगा। सिग्नल को कंट्रोल कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करने के बाद इस स्टोर जो चार्ज किया है उसका यूटिलाइज कर सकता है। ये एनर्जी को तो स्टोर करता ही है, सबसे मेन काम इसका यही है, एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और बात करते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज का। जिस तरह से रेजिस्टेंस में वोल्टेज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, यानी रेजिस्टेंस इंटू करंट होता है, वैसे ही ओम्स लॉ में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंडक्टेंस से, वो होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इंडक्टर का वोल्टेज। V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। अब बात करते हैं एनर्जी का। पावर तो सिंपल है, P इज इक्वल टू वी आई, जहाँ पे I V होता है एल डी आई बाई डी टी, और एनर्जी की बात करें तो हाफ एल आई स्क्वायर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है एनर्जी का, हाफ एल आई स्क्वायर, और उसके साथ साथ इसके ऊपर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं, और इसका यूनिट, एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इंडक्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसके ऊपर अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल थोड़ा। न्यूमेरिकल है व्हेन अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर इज सप्लाइड टू अ कॉइल विथ 100 टर्न्स, a magnetic flux of magnitude 0.2 Weber is linked with it. Find the self inductance of the coil. ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट एक कॉइल से पास कर रहा है 2 मिली एम्पियर का, I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एम्पियर में, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ये करंट, N इज इक्वल टू 100 टर्न्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है 0.2 वेबर, 0.2 वेबर। तो अब आपको फाइंड आउट करना है सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमको पता है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो इसी प्रोपोर्शनलिटी का यूज करते हुए बनाना है न्यूमेरिकल। तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ये रेशियो हमेशा आपको याद रखना है जिससे कि कोई भी न्यूमेरिकल छूटे नहीं, और ये प्रोपोर्शनलिटी याद रखना है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि किसी भी कंडक्टर के
कंडक्टर के अक्रॉस, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, कितना क्वांटिटी का करंट फ्लो कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये फ्लक्स। जितना ज़्यादा करंट होगा, यानी जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लक्स जनरेट होगा, यानी कि phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये जो वैल्यू है टर्न्स इनटू फ्लक्स बराबर होता है इंडक्टेंस इनटू करंट के। तो इसी रेशियो को यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो टर्न्स है 100, फ्लक्स 0.2, इज इक्वल टू इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस निकालना है L इंटू करंट का वैल्यू है 2 मिली एम्पियर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 100 इंटू 2/10 हो गया, L इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो L इज इक्वल टू हो गया, ये 10 हो जाएगा 1000, 1000 इसे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 1000, 10,000 हेनरी। तो इस न्यूमेरिकल का ये आंसर हो गया, ये आ गया इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन द एनर्जी स्टोर्ड एन इंडक्टर ऑफ inductance 100 millihenry when a current of 0.2 ampere is passed through it। तो इसमें निकालना है कि एक इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इंडक्टेंस का L इज इक्वल टू 100 मिली हेनरी, यानी 100 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 0.2 एम्पियर। तो निकालना है इसमें एनर्जी। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है इंडक्टेंस में हाफ Li² 1/2 इंटू L 100 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू I² यानी 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 50, 0.2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4, 0.2 का स्क्वायर, टू इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, 4 2 मिली जूल। ये एनर्जी, ये इसका आंसर। ओके, तो इंडक्टेंस के लेक्चर में और ज़्यादा कुछ नहीं, एक और न्यूमेरिकल है, ये भी देख लेते हैं। An induced EMF of 20 millivolt is measured across a coil of 50 closely wound turns while the current through it increases uniformly from 0.0 to 5 ampere in 0.10 second. What is the self inductance of the coil? दूसरा क्वेश्चन है, with the current of 5 ampere, what is the flux through each turn of the coil? तो induced EMF, इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। 20 मिली वोल्ट यानी 20 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, टर्न्स है 50,
n is equal to 50 across the coil of 50 coil is closely wound turns while the current through it increases. जो करंट है वो चेंज हो रहा है 5 एम्पियर, 0 से 5 एम्पियर करंट चेंज हो रहा है 0.10 सेकेंड के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, तो यहाँ पर निकालना है एल, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आंसर होगा V इज इक्वल टू L di/dt। जैसे कि शुरू क्लास में बता दिया गया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, V यानी ये वाला है EMF है 20 मिलीवोल्ट, इसके बारे में बात हो रहा है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू L निकालना है di यानी चेंज इन करंट, तो करंट में इतना चेंजेस आ रहा है 5 माइनस 0 यानी 0 से 5 हो रहा है, और ये टाइम 0 से लेके 10 तक, तो इसको डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं 0.10 माइनस 0 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू L 5/0.10। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, L इज इक्वल टू 20, ये 5 इधर आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.10, 4, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.10 इंटू 10 टू द पावर 3 0.4 मिली जूल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहले वाले का इसमें निकालना था सेल्फ इंडक्टेंस, ये निकल गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न्स। N5 is equal to Li, नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स कितना दिया हुआ है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। 50 टर्न्स है इंटू 5 इज इक्वल टू L का वैल्यू यहाँ 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू करंट 5 एम्पियर, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 50। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 5 का आंसर आ जाएगा, यानी कि फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो ये था लास्ट, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये तीन न्यूमेरिकल था। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए करना, जिससे कि इंडक्टर के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, इंडक्टर के बाद आगे बढ़ेंगे सेमीकंडक्टर की तरफ। थैंक यू वेरी मच।